नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। फर्स्ट है सीखने की विधियाँ, सेकेंड है सीखने में स्थानांतरण, थर्ड है सीखने में पठार, फोर्थ है सीखने में रुचि। कह रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो ये क्या है आपका? सीखने का स्थानांतरण। क्या है? सीखने का स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 2, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका सीखना कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र। तो क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्तंभाकृति। प्रश्न संख्या 4, डाइटस बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए में बच्चों में या फिर प्रतिभाशाली या फिर मानसिक रूप से पिछड़े या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? यह किसमें होता है? ये प्रतिभाशाली बच्चों में होता है। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? क्या मानक या निर्माणात्मक या फिर योगात्मक या फिर सीसीई बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, मानक। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो आपका मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 6, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फर्स्ट, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्य अभिविन्यास या फिर निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 7, इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती? इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाने की मदद नहीं मिलती है? फर्स्ट है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। सेकेंड बोल रहा है, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, इससे तो मदद मिलेगी। मुक्त खेल के समय न देना, इससे भी मदद मिलेगी। फोर्थ बोल रहा है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, यानी बच्चे को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराना। तो जो आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है कि मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उससे क्या? परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ठीक है, बच्चे से जब परिपूर्णता की अपेक्षा करेंगे कि बच्चा बिल्कुल गलती ना करे, तो क्या इससे विद्यार्थी के लिए उसका समस्या समाधान मजेदार बनाने में मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता कहलाती है। गतिक कौशल की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ये डिसलेक्सिया बात कर रहा है। इसमें क्या होता है? वर्तनी संबंधी यानी पठन संबंधी जो विकार होता है डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है। आज थर्ड है आपका डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? गणित संबंधी यानी गणन संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी जो होता है वो आपका डिस्कैलकुलिया से संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है गतिक कौशलों में। गतिक कौशलों में क्या होता है? गतिक कौशल में अधिगम निरोगता क्या कहलाता है? आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अधिगम निरोगता फर्स्ट है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है या फिर एक चर अवस्था है या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन थर्ड होगा, एक चर अवस्था है। अधिगम निरोगता क्या है? एक चर अवस्था है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? यानी इनमें से किसके अलावा आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अलावा सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। फर्स्ट है परिणामों की आशा करना।
तो ये तो क्या है, समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो पूछा है कौन सा नहीं है, यानी कि अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी निगेटिव में ही पूछ रहा है, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि सेकंड कह रहा है समस्या की पहचान करना, तो ये तो चरण है समस्या समाधान की। कह रहा है छोटे छोटे में समस्या को डिवाइड करना, ये भी चरण है। संभावित युक्ति को खोजना, ये भी चरण है। तो क्या कह रहा है, जिनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। तो ये क्या है, परिणामों की आशा करना। प्रश्न संख्या 11, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। फर्स्ट है जो नियामक है, या फिर समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या फिर खोज को प्रोत्साहन देता है। तो क्या है, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध बनाता है जो क्या है, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न संख्या 12, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि, आपको बताना है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता, नहीं, गलत है। सेकेंड है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या है, अनुकरण है, या फिर प्रशंसा एवं निंदा, या फिर प्रतियोगिता है, या ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण में अनुकरण भी आता है, प्रशंसा निंदा भी आती है, प्रतियोगिता आता है, इसलिए आपका सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों को सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी माना जाता है। फर्स्ट बोल रहा है कि बालक की व्यक्तिगता का आदर करना। सेकेंड पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ है प्रशंसा भर्त्सना। फोर्थ है आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रेरणा किस रूप में माना जाता है, तो बालक की व्यक्तिगता का आदर है, पुरस्कार एवं दंड है, प्रशंसा भर्त्सना, यानी सभी हैं। प्रश्न संख्या 15, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, यानी किस 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस कैटेगरी में आएगा। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षुद्र बुद्धि। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये क्या है, 90 से 100 के बीच की बात कर रहे थे, आपका बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। प्रश्न संख्या 16, हाल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है। क्या बुद्धि की प्रकृति की, या फिर अधिगम या प्रेरणा की भूमिका का, या फिर मूल्यों का विकास का, या फिर किशोरों का विज्ञान का। तो क्या है ये हाल का जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है, किशोरों का मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, अंतर्दृष्टि नहीं करता, मानसिक प्रारूपता, या फिर मूर्छाबंदी, या फिर निर्धारण। क्या प्रभावित नहीं करता है, या फिर क्या बाधित नहीं करता है। तो क्या बाधित नहीं करता है, आपका अंतर्दृष्टि। क्या बाधित नहीं कर रहा है, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। प्रश्न संख्या 18, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। फर्स्ट है वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वर शैली को विकसित करने में सहायता कर रही है। सेकेंड है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य विषय वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही, गलत है। वह आकलन में दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, नहीं, पुनर्बलित तो नहीं कर रही। फोर्थ है वह बच्चों के सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है, तो ये भी गलत है। तो आप क्वेश्चन में ही देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वो क्या कर रही है, वो बच्चों को पाठ समझने की स्वर शैली को विकसित करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, कह रहा बुद्धि है क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, या फिर एक अकेला और जाति विचार है, दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन -10 काल है, कम महत्वपूर्ण है, या फिर अमहत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील काल है, या फिर निरपेक्ष है। क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड
भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या होता है? अति संवेदनशील काल होता है। प्रश्न संख्या 21, अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकेंड, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। थर्ड है, अनुसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्या है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, क्योंकि बात कर रहा है अल्बर्ट बंडोरा, बात कर रहा है अल्बर्ट बंडोरा के अनुसार, इसलिए बच्चों को सीखने के लिए क्या है? मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। प्रश्न संख्या 22, निगनात्मक तर्कणा में शामिल है। क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण परक सीखना, स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो आपका क्या है, कह रहा है कि निगनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगनात्मक तर्कणा में क्या है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट की ओर तर्कणा शामिल है। प्रश्न संख्या 23, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, सिरिल बर्ड के अनुसार, ठीक है, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। फर्स्ट, 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो क्या होती है उनकी? 85 से कम होती है। प्रश्न संख्या 24, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या दर्शाता है? अनुसंधान आधारित धारणा, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, या फिर सत्य धारणा, या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। प्रश्न संख्या 25, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। क्या मूल्यों के महत्व को बताने, या फिर मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करने, या फिर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाए, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। प्रश्न संख्या 26, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कह रहा है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, ये तो सम्मिलित है। येन केन प्रकारण धनार्जन का मूल्य, आपका सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मूल्य के वर्गीकरण में जो सम्मिलित नहीं है, येन केन प्रकारण धनार्जन का मूल्य। प्रश्न संख्या 27, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता के अनुपस्थिति का, ध्यान दीजिएगा, नैतिकता के अनुपस्थिति का क्वेश्चन पहले लगा लीजिएगा, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा सा घुमाता रहता है, यानी कि क्वेश्चंस तो अगर किसी चीज़ को डीपली पढ़ रहा है ना, तो आप क्वेश्चन को हैंडल सॉल्व कर लेंगे यानी। तो इसका जवाब पहले देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के अनुपस्थिति को सूचित करता है, दर्शाता है? तो क्या है वो? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन स्तर फर्स्ट। क्या है? स्तर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट है आपका समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये क्या है? सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो, या ध्यान दीजिए क्या है? निगेटिव का आंसर आपका निगेटिव ये होगा। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में क्या है? सही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कुछ भी क्या होता है? ठीक है, कुछ भी हो, समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 29, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह उदाहरण है। यह कैसा उदाहरण है? वांछित अधिगम का, या फिर प्रेक्षण अधिगम का, या फिर कौशल अधिगम का, या फिर अधिगम अंतरण का? तो ये कैसा उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। कैसा उदाहरण है? प्रेक्षण अधिगम का। आज का लास्ट प्रश्न,
विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश उन्हें समुचित व उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा सीटेट एग्ज़ाम के लिए CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और आप बताइएगा कि आपने 30 मार्क्स के जो प्रश्न हैं आपने कितना स्कोर किया। धन्यवाद।